नमस्कार। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी ईर्ष्या। प्रताप चंद्र ने वीरचंद के घर आना जाना विवाह के कुछ दिन पूर्व से ही त्याग दिया था। वह विवाह के किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं हुआ, यहाँ तक कि महफिल में भी नहीं गया। मलिन मन किए मुंह लटकाए अपने घर बैठा रहा। मुंशी संजीवन लाला, सुशीला सुवामा सब विनती करके हार गए, पर उसने बारात की ओर दृष्टि न फेरी। अंत में मुंशी जी का मन टूट गया और फिर कुछ ना बोले। यह दशा विवाह के होने तक की थी। विवाह के पश्चात तो उसने उधर का मार्ग ही त्याग दिया। स्कूल जाता तो इस प्रकार एक ओर से निकल जाता, मानो आगे कोई बाग बैठा हुआ हो, या जैसे महाजन में कोई रेडी मनुष्य आंख बचाकर निकल जाता है। वीरचंद की तो परछाई से भागता है। यदि कभी उसे अपने घर में देख पाता तो भीतर पग न देता। माता समझती, बेटा वीरचंद से बोलती चालती क्यों नहीं हो, क्यों उसे यमसन मोटा किए हो। वह आ आकर घंटों रोती है कि मैंने क्या किया है जिससे वह नष्ट हो गया है। देखो तुम अपने और वह कितने दिनों तक संग रहे हो, तुम उसे कितना प्यार करते हो। अकस्मात तुमको क्या हो गया है। यदि तुम ऐसे ही रूठे रहोगे तो बेचारी लड़की की जान पर बन जाएगी। सूखकर काटा हो गई है। ईश्वर ही जानता है, मुझे उसे देखकर करुणा उत्पन्न होती है। तुम्हारी चर्चा के अतिरिक्त उसे कोई बात नहीं भाती। प्रताप आंखें नीचे किए हुए सब सुनता और चुपचाप सरक जाता। प्रताप अब भोला बालक नहीं था। उसके जीवन रूपी वृक्ष में यौवन रूपी कोंपले फूट रही थी। उसे बहुत दिनों से उसी समय से, जब उसने होश संभाला, निर्जन के जीवन को अपने जीवन में शक्राशीर की भांति मिला लिया था। उन मनोहर और सुहावने सपनों को इस कठोरता और निर्दयता से धूल में मिलाया जाना उसके कोमल हृदय को विदीर्ण करने के लिए काफी था। वह जो अपने विचारों में निर्जन को अपना सर्वस्व समझता था, कहीं का ना रहा, और अपने विचारों में निर्जन को अपना सर्वस्व समझता था। और वह जिसे निर्जन को एक पल के लिए भी अपने ध्यान से स्थान न दिया, उसका सर्वस्व हो गया। इस वितर्क से उसके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न होती थी। वह जी चाहता था कि किन लोगों ने उसकी स्वप्न भावनाओं का नाश किया है और मेरे जीवन की आशाओं को मिट्टी में मिलाया है, उन्हें भी मैं जलाऊंगा। सबसे अधिक क्रोध उसे जिस पर आता वह थी बेचारी सुशीला। शैनी शैनी उसकी यह दशा हो गई कि जब स्कूल से आता तो कमलाचरण के संबंध की कोई घटना अवश्य वर्णन करता। विशेषकर उस समय जब सुशीला भी बैठी रहती थी। उस बेचारी का मन दुखने में इसे बड़ा ही आनंद आता। यद्यपि अव्यक्त रीति से उसका कथन और वाक्य गति ऐसी हृदय भेदनी होती थी कि सुशीला के कलेजे में तीर की भांति लगती थी। आज महाशय कमलाचरण तिपाई के ऊपर खड़े थे। मस्तक गगन का स्पर्श करता था, परंतु निर्लज इतने बड़े कि जब मैंने उनकी ओर संकेत किया तो खड़े खड़े हंसने लगे। हा हा, आज बड़ा तमाशा हुआ। कमला के एक लड़के की घड़ी उड़ा दी, उसे मास्टर से शिकायत की। उसके समीप भी वे महाशय बैठे हुए थे। मास्टर ने खोज की तो आप ही फटे से घड़ी मिली। फिर क्या था, बड़े मास्टर के यहाँ रिपोर्ट हुई। वह सुनते ही झल्ला गए और 3 दर्जने बेते लगाई सड़ासड़। सारा स्कूल यह कौतूहल देख रहा था।
जब तक बेनते पड़ा कि महाशय चिल्लाए गए, परंतु बाहर निकलते ही खिलखिलाने लगे और मूंछों को ताव देने लगे। चाची, सुना नहीं, आज लड़कों को ठीक स्कूल में फटाक पर कमलाचरण को पीटा, मारते मारते बेसुध कर दिया। सुशीला ये बातें सुनती और सुन सुनकर कुढ़ती। हाँ प्रताप, ऐसी कोई बातें वीरजन के सामने न करना। यद्यपि वह घर में बैठी भी होती तो जब तक चली न जाती यह चर्चा ना छेड़ता। वह चाहता था कि मेरी बात से इसे कुछ दुख ना हो। समय समय पर मुंशी संजीवन लाला ने कई बार प्रताप की कथाओं की पुष्टि की। कभी कमला हाट में बुलबुले लड़ाते मिल जाता, कभी गुंडों के संग सिगरेट पीते, पान चबाते, बेढंगेपन से घूमता हुआ दिखाई देता। मुंशी जी जब जमाता की यह दशा देखते तो घर आते ही स्त्री पर क्रोध निकालते। यह सब तुम्हारी ही करतूत है। तुम ही ने कहा घर वर दोनों अच्छे हैं। तुम ही रीझी हुई थी। उन्हें उस क्षण यह विचार न होता कि जो दोषारोपण सुशीला पर है, कम से कम मुझ पर तो उतना नहीं है। वह बेचारी तो घर में बंद रहती है, उसे क्या ज्ञात कि लड़का कैसा है। वह सामुद्रिक विद्या थोड़ ही पड़ी थी। उसकी माता पिता को सभ्य देखा, उसकी कुशीलता और वैभव पर सहमत हो गई, पर मुंशी जी ने यह आक्रमणता और आलस्य के कारण छानबीन ना की। यद्यपि उन्हें इसके अनेक अवसर प्राप्त थे और आलस्य के कारण छानबीन ना की। यद्यपि उन्हें उसके अनेक अवसर भी प्राप्त हुए। मुंशी जी के अंगीणत बांधव्य इसी भारतवर्ष में अब भी विद्वान है, जो अपनी प्यारी कन्याओं को इसी प्रकार नेत्र बंद करके कुएं में ढकेल देते हैं। सुशीला के लिए वीरजन के प्रिय जगत में अन्य वस्तु ना थी। वीरजन उसका प्राण था। वीरजन उसका धर्म थी और वीरजन ही उसका सत्य, वही उसकी प्राणधार थी। वह उसके नैनों और ज्योति और हृदय का उत्साह थी। उसकी सर्वोच्च संस्कार सांसारिक अभिलाषा यह थी कि मेरी प्यारी वीरजन अच्छे घर जाए, उसके सास ससुर देवी देवता हो, उसका पति शिष्टता की मूर्ति और श्री रामचंद्र की भांति सुशील हो, उस पर कष्ट की छाया भी ना पड़े। उसे मर मर कर बड़ी मन्नतों से यह पुत्री पाई थी और उसकी इच्छा थी कि इन रसीले नैनों वाली उनकी भोली भाली बाला अपने मरण पर्यंत आंखों से अदृश्य ना होने दूंगी। अपनी जमाता को यह यहीं बुलाकर अपने घर रखूंगी। जमाता मुझे माता कहेगा, उसे लड़का समझूंगी। जिस हृदय में ऐसे मनोरथ हो, उस पर ऐसी दारुण और हृदय विदारणी बातें का जो कुछ प्रभाव पड़ेगा प्रकट है। हाँ, हंत दीना सुशीला के सारे मनोरथ मिट्टी में मिल गए। उसकी सारी आशाओं पर ओस पड़ गई। क्या सोचती थी और क्या हो गया। अपने मन को बार बार समझाती कि अभी क्या है, अब कमला सयानी हो गई है। वह सब बुराइयां स्वयं त्याग देना, पर एक निंदा का घाव भरने नहीं पाता कि फिर कोई नवीन घटना सुनने आ जाती। इसी प्रकार अज्ञात पर अज्ञात पड़ते हो गए। हाय, नहीं मालूम वीरजन के भाग्य में क्या बदा है। क्या यह गुण की मूर्ति मेरे घर की दीप्ति, मेरे शरीर का प्राण इसी निष्कृष्ट मनुष्य के संग जीवन व्यतीत करेगी। क्या मेरी श्यामा इसी गिर्द के पाले पड़ेगी। यह सोचकर सुशीला रोने लगी और घंटों रोती। पहले वीरजन भी कभी कभी डांट टपट दिया करते थे, पर अब भूल कर भी कोई बात ना कहती। उसका मुंह देखते ही उसे याद आ जाती। एक क्षण के लिए भी उसे सामने से अदृश्य न होने देती। यदि जरा देर के लिए वह सुहामा के घर चली जाती तो स्वयं भी वहां पहुंच जाती।
उसे ऐसा प्रतीत होता मानो कोई उसे छीन कर ले भागा है। जिस प्रकार वादी की छुरी के तले बछड़े को देखकर गाय के रोम रोम कांपने लगते हैं, उसी प्रकार वीरजन के दुख का ध्यान करके सुशीला की आंखों में संसार सूना पड़ जाता। इन दिनों वीरजन को पल भर के लिए नेत्रों से दूर करते उसे यह कष्ट और व्याकुलता होती तो चिड़िया के घोंसले के बच्चे खो जाने पर होती। सुशीला एक तो ये जीर्ण रोगड़ी है, उस पर भविष्यवाणी की असाध्य चिंता और जलन ने उसे और भी धुला डाला। निंदाओं ने कलेजा चली कर दिया। 6 मास बीतने ना पाए थे कि क्षय रोग के चिन्ह दिखाई पड़े। प्रथम तो कुछ दिनों तक साहस करके अपने दुख को छिपाती रही, परंतु कब तक रोग बढ़ने लगा और वह शक्ति विहीन हो गई। चारपाई से उठना कठिन हो गया। वैद्य और डॉक्टर औषधि करने लगे। वीरजन और सुवामा दोनों रात दिन उसके पास बैठी रहती। वीरजन एक पल के लिए उसकी दृष्टि से ओझल न होती। उसे अपने निकट न देखकर सुशीला बेसुसी हो जाती और फूट फूट कर रोने लगती। मुंशी संजीवन लाला पहले तो धैर्य के साथ दवा करते रहे, पर जब देखा कि किसी उपाय से कुछ लाभ नहीं हो रहा और बीमारी की दशा दिन दिन बढ़ती जा रही है, तो अंत में उन्हें भी निराश हो उद्योग और साहस कम कर दिया। आज से कई साल पहले जब सुवामा बीमार पड़ी थी, तब सुशीला ने उसकी सेवा शुश्रूषा में पूर्ण परिश्रम किया था। अब सुवामा बीमार पड़ी थी, तब सुशीला ने उसकी सेवा शुश्रूषा से संपूर्ण परिश्रम किया था। अब सुवामा की बारी थी। उसे पड़ोसी और भागिनी के धर्म का पालन भली भांति किया। रुगण सेवा में अपना गृह कार्य को भूल गई। 2-3 दिन तक प्रताप से बोलने की नौबत न आई। बहुधा वह बिना भोजन के ही स्कूल चला जाता, परंतु कभी एक कोई अप्रिय शब्द मुख से ना निकलता। सुशीला की अब उसकी द्वेषाग्नि को बहुत कम कर दिया था। द्वेष की अग्नि शिष्टा की उन्नति और दुर्दशा के साथ तीव्रता और प्रज्वलित हो गई थी। उसे उसी समय शांत होती तब द्वेष के जीवन की दीपक बुझ जाता। जिस दिन विरजनी को ज्ञात हो जाता कि आज प्रताप बिना भोजन के स्कूल चला जा रहा है, उस दिन वह काम छोड़कर घर पर दौड़ जाती और भोजन करने के लिए आग्रह करती। पर प्रताप उससे बात न करता, उसे रोता छोड़ बाहर चला जाता। निसंदेह वह वीरजन के पूर्णतः निर्दोष समझता था, परंतु एक ऐसे संबंध को जो वर्ष 6 मास में टूटने जाने वाला हो, वह पहले से ही तोड़ देना चाहता था। एकांत में बैठकर वह आप ही आप फूट फूट कर रोता, परंतु प्रेम के उद्वेग को देखकर बाहर ना होने देता। एक दिन जब वह स्कूल से आकर अपने कमरे में बैठा हुआ था, तब वीरजन आई। उसके कपोल अश्रु से भीगे हुए और वह लंबी लंबी सिसकियां ले रही थी। उसके मुख पर इस समय कुछ ऐसी निराशा छाई हुई थी, उसकी दृष्टि कुछ ऐसी कर्णोत्पाद थी कि प्रताप से ना रह गया। सज्जन नयन होकर बोला, क्यों वीरजन, क्यों रो रही हो? वीरजन ने कुछ उत्तर ना दिया, वरन बलक बिलक कर रोने लगी। प्रताप का गर्भार्य जाता रहा। वह निसंकोच होकर उठा और वीरजन की आंखों से आंसू पोंछने लगा। वीरजन ने स्वयं संभाल कर कहा, लल्लू, अब माता जी ना जिएंगी, मैं क्या करूं? यह कहते कहते फिर सिसकियां भरने लगी। प्रताप यह समझकर सुनकर स्तंभ हो गया। दौड़ा हुआ वीरजन के घर गया और सुशीला की चारपाई के समीप खड़ा होकर रोने लगा। हमारा अंत समय कैसा धन्य होता है।
ये हमारे पास ऐसे ऐसे अधिकारियों को खींच लाता है जो कुछ दिन पूर्व हमारा मुख नहीं देखना चाहते थे और जिन इस शक्ति के अतिरिक्त संसार की कोई अन्य शक्ति पराजित न कर सकती थी। हाँ, ये समय ऐसा ही बलवान है और बड़े बलवान शत्रुओं को हमारे अधीन कर देता है। जिन पर हम कभी विजय न प्राप्त कर सकते थे, उन पर हमको यह समय विजय बना देता है। जिन पर हम किसी शत्रु से अधिकार पा सकते थे, उन पर समय और शरीर के शक्तिहीन हो जाने पर हमको विजय बना देता है। आज पूरे वर्ष भर पश्चात प्रताप ने इस घर में पदार्पण किया। सुशाला ने आंखें बंद थी पर मुखमंडल ऐसा विकसित हो गया जैसे प्रभात काल का कमल। आज भोर ही वह लगाए हुए लल्लू को दिखा दो। सुवामा ने इसलिए वीरजन को भेजा था। सुवर्ण ने कहा, बहिन आंखें खोलो, लल्लू खड़ा है। सुशीला ने आंखें खोल दी और दोनों हाथ प्रेम बहुमूल्य से फैला दिए। प्रताप के हृदय से विरोध का अंतिम चिन्ह भी विलीन हो गया। यदि ऐसे काल में कोई मत्सर का मैल रहने दे तो वह मनुष्य कहलाने का हकदार भी नहीं। प्रताप सच्चे पुत्र भाव से आगे बढ़ा और श्रीशैला के प्रेमांग से जा लिपटा। दोनों आधे घंटे तक रोते रहे। सुशीला उसे अपने दोनों बाहों से इस प्रकार दबाए हुई थी मानो वह कहीं भागा जा रहा हो। वह इस समय अपने को सैकड़ों धिक्कार दे रहा था, पर मैं दुखिया का प्राणहारी हूँ। मैंने ही द्वेष त्वरित को विषीभूत होकर इस गति से पहुंचाया है। मैं ही इस प्रेम का मूर्ति का नाशक हूँ। जो जो यह भावना उसके मन में होती, उसकी आंखों में आंसू बहते। निदान सुशीला बोली, लल्लू अब एक दिन के लिए भी और मैं मान हूँ। मेरा जो कुछ का सुना हो क्षमा कर दो। प्रताप का स्वर उसके वश में ना था, इसलिए उसने कुछ न उत्तर दिया। सुशीला फिर बोली, ना जाने क्यों तुम मुझसे रुष्ट हो। तुम हमारे घर नहीं आते, हमसे बोलते नहीं। जी तुम्हें प्यार करने को तरस तरस कर रह जाता, पर तुम मेरी तनिक भी सुधि नहीं लेते। बताओ, अपनी दुखिया चाची से क्यों रुष्ट हो? ईश्वर जानता है मैं तुमको सदा अपने लड़का समझती हूँ। तुम्हें देखकर मेरी छाती फूल उठती है। यह कहते कहते निर्बलता के कारण उसकी बोली धीमी हो गई, जैसे क्षितिज के अथाह विस्तार में उड़ने वाली पक्षी की बोली प्रतिक्षण मध्यम हो जाती है। यहाँ तक कि उसके शब्द का ध्यान मात्र भी शेष रह जाता। इसी प्रकार सुशीला की बोली धीमी होते होते केवल साय साय रह गई। तो दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और इसके साथ लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा लाई गई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।